जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। और अभी ईद वेकेशन के बाद हम दोबारा से अपनी स्टडीज़ को रिज्यूम करने जा रहे हैं। एज़ फार एज़ आई रिमेंबर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। आज शुरू करना है मुझे एक नए कॉन्सेप्ट से विच इज़ अबाउट डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स। अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स होते क्या हैं? देयर आर 3 डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स। इनकी मदद से हम प्राइस ऑफ द स्टॉक को डिटर्मिन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हमने प्राइस ऑफ बॉन्ड्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये हमने कर ली हुई हैं। अब हमने अगर स्टॉक की वैल्यूएशन करनी हो तो उसके लिए हम डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स को स्टडी करते हैं और उनको समझते हैं क्या है। तो एज आई टोल्ड यू देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डिविडेंड ग्रोथ मॉडल्स। द वेरी फर्स्ट इज़ ज़ीरो ग्रोथ। ज़ीरो ग्रोथ मॉडल ये क्या है कि जी कोई ग्रोथ नहीं हो डिविडेंड में, यानी कि जितना इस साल मिलेगा फर्स्ट ईयर उतना ही नेक्स्ट ईयर, उतना ही थर्ड ईयर एंड सो ऑन। एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड विल बी गिवन टू द शेयर होल्डर्स। दैट इज़ ज़ीरो ग्रोथ मॉडल। फिर है नंबर 2 कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल। अब इसमें डिफरेंस क्या है? यहाँ तो ग्रोथ थी नहीं, यहाँ पर ग्रोथ है बट विद अ कॉन्स्टेंट रेट। लेट्स से अगर 5% है तो हर साल 5% से ही ग्रो करेगा, ठीक। और जो वेरिएबल ग्रोथ है उसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रही हूँ, मतलब आज डिस्कस नहीं कर रही हूँ। पहले मैं ज़रा ज़ीरो ग्रोथ और कांस्टेंट ग्रोथ को एलैबोरेट कर दूँ, फिर मैं इस तरफ आऊँगी। ये थोड़ा सा एक्सटेंसिव मॉडल है वेरिएबल वाला। अगर मुझे स्टॉक की वैल्यूएशन करनी है तो उसके लिए पी नॉट है। पी नॉट स्टैंड्स फॉर नॉट से बनाता है करंट वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ठीक, प्राइस ऑफ द स्टॉक। अच्छा, अब वही बात है जो हमारा फॉर्मूला होता है ना जनरली, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r पावर n। उसी फॉर्मूला थोड़ा सा हमने एकोमोडेट किया हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है अकॉर्डिंग टू द शेयर्स। तो यहाँ पर जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो तो फ्यूचर में क्या मिलता है आपको? डिविडेंड मिलता है। दैट इज़ वाई यू आर लुकिंग ओवर हियर इज डी। डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड। अब मैंने यहाँ पे नॉट लिखा था, यहाँ 1 कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर मुझे स्टॉक की प्राइस निकाली है ना करंट ईयर की, तो मैं नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कंसिडर करूँगी, करंट ईयर का नहीं लेना। अब क्वेश्चन में अक्सर ये चीज़ कंफ्यूज कर रही होती है। वो बाज़ औक़ात आपको डिविडेंड इसी साल का इसी पीरियड का दे सकता है। आपने ध्यान से देखना है कि डिविडेंड किस पीरियड का गिवन है। अगर तो डिविडेंड इसी पीरियड का है तो यू विल कन्वर्ट इनटू नेक्स्ट ईयर्स डिविडेंड, ठीक है। यानी कि हमने D1, अगर आपने लेट्स से मैंने P0 लिखा था ना, तो P0 मीन्स करंट प्राइस ऑफ द स्टॉक इज़ इक्वल्स टू D1 नेक्स्ट ईयर वैल्यू। अगर फॉर एग्जांपल मुझे अगर P2 निकालना है, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड पर प्राइस ऑफ स्टॉक निकालनी है, तो उसके लिए मुझे D3 चाहिए होगा। ये याद रखनी है आप लोगों ने कि आप जिस भी पीरियड का प्राइस ऑफ स्टॉक निकाल रहे हो उससे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कंसिडर करना है। आपने यहाँ पर D2 नहीं ले लेना, ठीक है। ये अगर इस तरह से करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो D1 डिवाइडेड बाय RS। RS स्टैंड्स फॉर रिक्वायर्ड रिटर्न। जो कि एक इन्वेस्टर जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है तो वो क्या रिटर्न रिक्वायर कर रहे हैं, दैट इज़ रिटर्न RS। अब ये है जी ज़ीरो ग्रोथ, जहाँ पर ग्रोथ ऑफ डिविडेंड नहीं है। ग्रोथ ऑफ डिविडेंड को मैं शो करूँगी G से, जहाँ पर G ज़ीरो है, ग्रोथ हो ही नहीं रही है। जो डिविडेंड इस साल मिला D1 इज़ इक्वल्स टू D2 इज़ इक्वल्स टू D3 एंड सो ऑन, यानी कि हर साल का डिविडेंड सेम है। ये है ज़ीरो ग्रोथ। अब अगर मैं कांस्टेंट ग्रोथ पे आती हूँ, मैंने पहले एग्जांपल देते हैं 5% ऐसे फॉर एग्जांपल है, तो G मौजूद है यहाँ पर। अब फॉर्मूला क्या बन गया? P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई RS माइनस G। RS रिक्वायर्ड रिटर्न, G इज ग्रोथ रेट, जो कि डिविडेंड ग्रोथ रेट है, ठीक। इसको मैं G से स्टैंड कर रही हूँ, लिख रही हूँ। फॉर्मूला वही है यहाँ पर, चूँकि G होता ही नहीं है। अगर जैसे मैं अगर ज़ीरो ग्रोथ है, मैंने ये लिख दिया तो यहाँ तो ज़ीरो हो गया ना, ग्रोथ ही नहीं है। तो फॉर्मूला वही है, सिर्फ यहाँ पर चूँकि G ज़ीरो हो चुका है इसलिए मैंने G को नहीं लिखा था। यहाँ पर G को वैल्यू है तो G लिखा गया होगा, ठीक है। ये है जी ज़ीरो ग्रोथ और ये है कांस्टेंट ग्रोथ। अब इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग क्वेश्चंस वन बाय वन। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे सामने है जी।
You are a financial analyst for elite investment company and you are looking for undervalued securities. आप एक फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं और आप सिक्योरिटीज़ की जो अंडरवैल्यूड सिक्योरिटीज़ है उनको स्टडी करें, ऑब्जर्व करें. आफ्टर सर्चिंग द मार्केट यू आइडेंटिफाई स्टॉक ए एंड स्टॉक बी एज पोटेंशियल परचेजेस. यानी कि आपको लगता है कि स्टॉक ए और स्टॉक बी को आप ख़रीद सकते हैं. स्टॉक ए इज़ करंटली सेलिंग एट $100 विद एन एक्सपेक्टेड डिविडेंड ऑफ 6 एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 5%. मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ ज़रा. मैंने कहा स्टॉक ए क्या है, इसकी करंट प्राइस ही है जो कि हम P0 से कह रहे थे. कितनी है, 100 है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है, यानी एक्सपेक्टेड मुराद ये है कि जो कि दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट ईयर का है ये. ठीक है, 6 है एंड कॉन्स्टेंट ग्रोथ रेट है 5%, यानी कि जी गिवन है. वाइल स्टॉक बी इज़ प्रेफर्ड स्टॉक. अब स्टॉक भी प्रेफर्ड स्टॉक हो गया और प्रेफर्ड स्टॉक में क्योंकि डिविडेंड कांस्टेंट होता है हर साल, इसलिए ग्रोथ होती नहीं है, यानी कि जी ज़ीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली. करंटली सेलिंग एट $60 with a 5 dividend paid each year. Answer the following questions on the basis that you believe that required return of both stocks should be 10%. यानी कि आर दोनों केसेस में कितना है, 10% है. ऑप्शन ए है जी, हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टॉक ए एंड हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टॉक बी. सी है जी, विच सिक्योरिटीज़ अंडरवैल्यूड एंड वाई. तो पहले हमें स्टॉक की ए की प्राइस निकालनी है. ठीक है, कितना पे करना चाहिए, कितना पे करेंगे. लेकिन सवाल ये है कि उसने एक प्राइस यहाँ मेंशन कर दी थी 100. ये इसकी करंट प्राइस है जो कि मार्केट में है. हमें देखना है कि एक्चुअली क्या यही प्राइस निकलती है कि नहीं निकलती है. ठीक है, तो इसको अभी डिस्कस करते हैं. P0 स्टॉक ए का निकालना है. चूँकि यहाँ पर जी कांस्टेंट है तो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल. D1 डिवाइड बाई RS माइनस जी. D1 था उसने बताया हुआ 6 है, डिवाइडेड बाय रिटर्न था 10%, मैंने 0.10 कर दिया, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया. और जी 5% मैंने 0.05 कर दिया. तो ये आंसर आ गया जी 120. किसका, स्टॉक ए की प्राइस का, जो कि ऑप्शन ए थी आपकी. हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टॉक ए. ऑप्शन बी है हाउ मच वुड यू पे फॉर स्टॉक बी. अब स्टॉक भी जो कि प्रेफर्ड स्टॉक था तो यहाँ पर जी नहीं होगा, इसलिए ज़ीरो ग्रोथ मॉडल अप्लाई होगा. तो D1 डिवाइड बाई RS1 यूज़ किया है. इसकी वैल्यू डिविडेंड का था 5 और R था 0.10 और ये 50 हो गया. ठीक है, अब हमने दोनों की प्राइसेस निकालनी है. वो कह रहा है जी विच सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड एंड वाई. तो जब मैंने देखना है ना कि वैल्यू उनकी सही है नहीं है, तो मैंने कंपेयर करना है कि उनकी ऑलरेडी क्या प्राइस थी और अब आपने क्या निकाली है. स्टॉक ए की प्राइस थी 100, हमने क्या निकाली थी 120. स्टॉक की बी की प्राइस जो बुक में गिवन है वो है 60, हमने क्या निकाली है 50. यानी कि बताना क्या हमें, देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर. ये ट्रेडिंग हो रही है 100 पे और इसकी ट्रेडिंग हो रही है 60 पे. ठीक है, इसकी हो रही है 100 पे और इसकी हो रही है 60 पे. अब मार्केट में इसकी प्राइस 100 है, जो कि एक्चुअली इसकी प्राइस ज़्यादा है ना. हम जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी प्राइस ज़्यादा है, मार्केट में इसकी प्राइस कम है. मार्केट में इसकी प्राइस ज़्यादा है और एक्चुअली जो इसकी प्राइस है वो कम बनती है. अब सवाल कहता है विच सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड. तो यानी कि कौन सी अंडर वैल्यूड है, तो जो एक्चुअली मार्केट में ट्रेडिंग कम प्राइस पे हो रही है इसकी वैल्यू ज़्यादा बनती है. तो ये स्टॉक ए इज़ अंडर वैल्यूड. ठीक है, देखो ना, आपने अगर सवाल गौर से पढ़ा हो तो उसमें पूछ रहा था ना, शुरू में बता रहा था आपको कि जो भी फाइनेंशियल एनालिस्ट है दैट हु इज़ लुकिंग फॉर अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज़, यानी कि जिसकी एक्चुअली कीमत ज़्यादा हो लेकिन मार्केट में ज़रा सस्ते मिल रहा है. तो एक्चुअली प्राइस ज़्यादा है लेकिन मार्केट में आपको कम रेट पर मिल रहा है. तो ये है स्टॉक ए. अब उसकी वजह क्या उसने बताई हुई है, उसने पूछा हुआ वजह, तो वजह क्या हो सकती है इसकी. यहाँ पर जाहिर है उसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो रिटर्न है, रिक्वायर्ड रिटर्न, वो इन्वेस्टर कम डिमांड कर रहा है. ठीक है, दैट कुड बी द रीज़न. या रिक्वायर्ड रिटर्न्स उस हिसाब से, डिविडेंड के हिसाब से रिक्वायर्ड रिटर्न उतना नहीं है, तो दैट कैन बी द रीज़न फॉर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ए. राइट. क्वेश्चन नंबर 6 मेरे सामने है जी. Ray Steel Company is a mature manufacturing company.
द कंपनी जस्ट पेड, आप देखो गौर से लाइन्स पढ़नी है, जस्ट पेड, पे कर दिया हुआ है, क्या पे किया है, $5 डिविडेंड एंड मैनेजमेंट वॉन्ट्स टू कट फ्यूचर डिविडेंड, मतलब मैनेजमेंट चाहते हैं कि डिविडेंड कम कर दिया जाए और रिड्यूसिंग देम बाई 2% ईच ईयर इनडेफिनेटली, अब वो डिविडेंड बढ़ाना नहीं चाह रहे, उसको कम करना चाह रहे हैं। इफ़ यू रिक्वायर एन 8% रिटर्न ऑन दिस स्टॉक, रिक्वायर आर ऐसे, हाउ मच विल यू पे फॉर इट, इसकी प्राइस निकालनी है, ठीक है। अब ये देखो P0 इज इक्वल्स टू D1 डिवाइड बाई RS-C, मैंने कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल का फार्मूला इस्तेमाल कर लिया, लेकिन चूँकि यहाँ पर आपका डिविडेंड कट डाउन हो रहा है, कम हो रहा है, और नंबर 2 जो उसने डिविडेंड दिया है वो एक्सपेक्टेड नहीं दिया हुआ, वो उसने बताया हुआ कि जस्ट पेड, अभी पे किया है। एंड रिकॉल करें, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि हमें डिविडेंड करंट ईयर का नहीं लेना, हमने D1 लेना है, जो दिया हुआ है वो D0 गिवन है, हमें D1 चाहिए होगा। तो हमेशा जब भी D1 निकालना होता है, मैंने अगर नीचे लिख दिया हुआ है, D1 को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, D0 इंटू 1 प्लस D। अगर लेट से मुझे D3 निकालना है तो उसके लिए D2 इंटू 1 प्लस G करूँगी। ये वाला फार्मूला एक जेनेरिक से फार्मूला है, इसको आपने प्लीज़ याद रखना है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस में आपसे डिमांड किया जा सकता है कि आप पहले ख़ुद से डिविडेंड कंप्यूट करें, तो डिविडेंड निकालना आना चाहिए आपको। ये करंट ईयर डिविडेंड गिवन हो तो अब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कैसे निकालोगे, ठीक है, वही फार्मूला है। अब D0 था 5, मैंने लिख दिया, इंटू 1 प्लस, अब G क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो मैंने -0.02 कर दिया, ग्रोथ कम हो रही है, अगर बढ़ती तो प्लस होता, लेकिन चूँकि कम हो रही है तो नेगेटिव साइन से शो कर दिया। डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रिटर्न था आपका 0.08 माइनस G अगेन क्या हो रहा है, वही वाला माइनस में 0.02, ठीक है। जब इसको फर्दर सॉर्ट इट आउट किया तो ये आ गई है प्राइस 49, ठीक हो गया। यानी कि अगर प्राइस ऑफ द स्टॉक अगर डिविडेंड ग्रोथ रेट कम हो रहा है तो हमने जी को नेगेटिव साइन से शो करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, अदरवाइज क्वेश्चन इज सिमिलर टू इट P0। और उसने यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्लू के बाद नेगेटिव ग्रोथ है, अगर ना भी लिखा तो हम खुद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें उसने लिख दिया हुआ है वांट टू कट फ्यूचर डिविडेंड रिड्यूसिंग देम, कम कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए अगर कम कर रहे हैं तो जी आपका कम हो रहा है तो माइनस में जाएगा, जी अगर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव सिंबल पर शो होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7 मेरे सामने। निक इज़ अ सिक्योरिटी एनालिस्ट इन एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म। हिज सुपरवाइजर आस्क्ड हिम टू इवैल्यूएट अ प्रेफर्ड स्टॉक, यानी क्वेश्चन इज अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक। द पार वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक इज $100 एंड इट पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5.3 पर शेयर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस दैट द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न इज 7%, आर 7% है। व्हाट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफर्ड स्टॉक, ऑप्शन ए है जी, यानी कि हमें P0 निकालना है, तो फॉर्मूला क्या है, D1 डिवाइड बाई RS माइनस G। क्यों ही लिखा, क्योंकि प्रेफर्ड स्टॉक के केस में आई हैव टोल्ड यू ग्रोथ नहीं होती है, ज़ीरो ग्रोथ होती है, जो D1 है वही D2 है वही D3 है, सेम डिविडेंड आप पे कर रहे होते हर साल, तो मैंने लिखा हुआ है D0 इज इक्वल्स टू D1 इन केस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। क्योंकि क्वेश्चन इज अबाउट प्रेफर्ड स्टॉक, तो जो भी D0 गिवन होगा वही D1 बन जाएगा। उसने क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है इट पेज एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 5.3, कांस्टेंट है ना, मतलब एक ही डिविडेंड है, तो इसलिए ग्रोथ नहीं हो रही है, तो मैंने 5.3 लिखा D1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड टर्न था 7%, मैंने 0.07 किया, तो ये प्राइस आ गई 75.71, ठीक। ऑप्शन बी है मेरे सामने, सपोज एन इन्वेस्टर परचेज द प्रेफर्ड स्टॉक टुडे, आज वो बाय कर लें, हेल्ड इट फॉर 1 ईयर और उसको 1 साल रिटेन करे अपने पास, एंड सोल्ड इट अपॉन रिसीविंग द डिविडेंड, यानी कि 1 साल बाद जब डिविडेंड रिसीव कर लेगा तो उसको फिर से सेल कर दें, आज ख़रीदे 1 साल रखे डिविडेंड ले बाद में बेच दें। इफ़ द मार्केट रिक्वायर्ड रिटर्न इज़ 8%, अब रिटर्न क्या हो गया 8%, व्हेन ही सोल्ड द प्रेफर्ड स्टॉक, जब वो बेचेगा तो रिटर्न 8% हो गया, यानी कि आफ्टर 1 ईयर। व्हाट इज़ द इन्वेस्टर्स टोटल रेट ऑफ रिटर्न, उसे कितना रिटर्न मिला है ये हमें निकालना है। तो ऑप्शन बी मेरे सामने है, जहाँ पर आर हो गया है 8%, ठीक हो गया। अब D1 निकालना है हमें, इज़ इक्वल्स टू, अगेन वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया मैंने, D0 इंटू 1 प्लस G, 5.3, तो 5.3 के मुताबिक ही रहेगा। क्यों मैंने क्यों किया एक्चुअली,
सिर्फ बताने के लिए किया कि प्रेफर्ड स्टॉक में अगर आप जी नहीं है तो जी ज़ीरो हो जाएगा ना, इसीलिए सेम होता है। अगर आपका ग्रोथ ही नहीं हो रही है, कांस्टेंट है, तो डी नॉट इज़ इक्वल्स टू डी वन, और वही डी वन विल बी इक्वल टू डी टू। क्यों? डी टू विल ऑल्सो बी सेम। अब सवाल होता है मैंने डी टू को क्यों लिया है? क्योंकि मुझे प्राइस ऑफ द स्टॉक निकालनी है आफ्टर 1 ईयर, P1 निकालना है, ठीक है। तो D2 डिवाइडेड बाय RS, जी तो यहाँ पर है ही नहीं है, तो 5.3। अब रिटर्न हो गया 8%, तो मैंने 0.08 लिखा है, तो ये आंसर आ गया 66.25। अब मैंने P1 क्यों निकाला है? P0 में निकाल चुकी हूँ जो कि अभी करंट प्राइस थी ऑप्शन ए में। मैंने P1 क्यों निकाला है इसकी बताती हूँ अभी आपको। इन्वेस्टर्स रिटर्न निकालना है, तो एक रिटर्न तो वो है जो कि उसको डिविडेंड की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, और एक रिटर्न वो है जो उसने अर्न किया है डिफरेंस ऑफ प्राइसेस का, कि आज ख़रीदा है 75.71 में, जब बेचा है तो 66.25 में, ठीक है। इसीलिए पहले नेक्स्ट ईयर की प्राइस कंप्यूट करनी है। अगर P1 ही नहीं पता तो कैसे पता चलेगा जी कि आपने क्या अर्न कर लिया? तो एक उसका रिटर्न है डिविडेंड का और दूसरा रिटर्न है डिफरेंशियल चेंज इन प्राइसेस का, ठीक है। दो रिटर्न्स हैं। तो डिविडेंड तो कांस्टेंट था 5.3 मैंने लिख दिया। अब जो डिफरेंशियल प्राइसेस का डिफरेंस है वो क्या होता है? P1 माइनस P0 डिवाइड बाई P0, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ईयर्स प्राइस माइनस करंट ईयर प्राइस डिवाइडेड बाय करंट ईयर प्राइस। इससे हमें आइडिया होता है कि एक्चुअली कितने % आपको रिटर्न मिला है बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। अगर प्राइसेस चेंज इंक्रीज़ हो रही हों, जैसे आज की कीमत 1 रुपया है, साल बाद 2 रुपये हो जाए, तो ऑब्वियसली यू विल गेट रिटर्न। लेकिन अगर आज की कीमत ज़्यादा है और फ्यूचर में आप सस्ते में बेच दें, आज आपने लिया था 1 रुपये में और कल साल बाद आप बेच दें 0.5 में, तो आपको तो लॉस हुआ ना। तो वो कितने % लॉस है, ये भी रिटर्न का पार्ट है। यानी कि रिटर्न में एक डिविडेंड है और प्लस नंबर 2 % चेंज है, जो भी डिफरेंशियल % चेंज इन डिफरेंसेस ऑफ स्टॉक प्राइसेस, वो भी रिटर्न बनता है। तो डिविडेंड प्लस डिफरेंशियल प्राइसेस जब सॉल्व किया 5.3 प्लस अभी P1 था 66.25, ये निकाला हुआ है लास्ट ए ऑप्शन में 75.71, जब किया तो ये आया है -5.49%। अब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपने कोई रिटर्न अर्न ही नहीं किया, आपको तो लॉस हुआ है। और लॉस क्यों हुआ है? आपको डिविडेंड मिल रहा है लेकिन लॉस क्यों हुआ है? लॉस इसलिए हुआ है कि आपने जब बाय किया था तो स्टॉक बहुत महंगे में बाय किया, जब आपने बेचा है तो आप अपने बहुत कम कीमत पर बेच दिया है, ठीक है। एंड आई एम रिपीटिंग इट कि मैंने इसीलिए P1 निकाला है, क्योंकि मुझे रिटर्न निकालना था। तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न उसने पूछा हुआ है ना मुझसे, तो टोटल रेट ऑफ रिटर्न में एक डिविडेंड है और एक प्राइसेस का डिफरेंस, दोनों को मैंने अकोमोडेट करना है। तो जो मैं ऑप्शन ए में सिर्फ निकाल के आई थी P0, जब तक P1 नहीं निकालूंगी तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि जी क्या डिफरेंस मैंने अर्न किया है। और P1 निकालने के लिए मुझे D2 चाहिए होगा। अगर ये कॉमन स्टॉक होता तो फिर मेरा D2 डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि G होता है कांस्टेंट ग्रोथ रेट है, तो फिर आपका D1 डिफरेंट होता D0 से, D2 डिफरेंट होता D1 से। लेकिन चूँकि प्रेफर्ड स्टॉक है तो इसलिए यहाँ पे G सेम होता है, इसलिए ग्रोथ नहीं है। दैट इज़ वाई P1 इज़ इक्वल्स टू D2 डिवाइड बाई RS जब हम करेंगे, जो कि D2 सेम है 5.3, तो ये 66.25 है। यानी कि आपने लिया महंगे में, बेचा सस्ते में स्टॉक को, तो एक्चुअली आपको रिटर्न अर्न नहीं कर रहे, आपको तो लॉस हो रहा है। तो कितने % रिटर्न मिला आपको? इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव। अगर रिटर्न पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, बट इफ़ इट इज़ नेगेटिव तो ज़ाहिर बात है कि ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने अगर लिया महंगे में था तो बेचा सस्ते में क्यों है। तो यहाँ से वही आइडिया हो रहा है, ठीक है।